हेलो एवरीवन। सी लैंग्वेज के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को 10 टॉपिक्स कंप्लीट करा चुका हूं। अब हम लोग अपना 11th टॉपिक देखेंगे, दैट इज स्ट्रिंग। और अगर आपने मेरा सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार सिलेबस का वीडियो देख लो, उससे आपको पता लग जाएगा किस सीक्वेंस में मैं टॉपिक कवर अप कराऊंगा और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कोई सीक्वेंस में फॉलो कर रहा हूँ। टोटल 10 टॉपिक्स हमारे कंप्लीटेड है। 11th टॉपिक अब हम लोग देख रहे हैं, दैट इज स्ट्रिंग्स। ठीक है जी, तो स्ट्रिंग एग्जैक्टली क्या है, देखो मैंने नोट्स बना रखे हैं आप लोगों के लिए अच्छे से, है ना। सब अलग अलग पेन यूज करके मैंने बना रखे हैं, तो मैं ये सब रीड कर दूंगा आप लोगों के लिए। बट पहले थोड़ा सा फ्री स्टाइल से मैं आपको समझा देता हूं। देखो भाई, स्ट्रिंग कुछ नहीं होता। स्ट्रिंग इज नथिंग बट एरे ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, एरे ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग। जनरली हम लोग एरे इंटीजर फ्लोट ऐसे बनाते थे, तो अगर आपने एरे कैरेक्टर का बना दिया तो हम उसको स्ट्रिंग बोल देते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे, बिल्कुल ऑब्वियसली जैसे हम एरे कैसे डिफाइन करते थे, इंटीजर्स का एरे लाइक दिस। जैसे कैरेक्टर का एरे कैसे डिफाइन करेंगे, कैर एक्सटेंड। इसमें क्या टेंशन है ना, बिल्कुल सिंपल बात है एकदम। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। तो आता हूं नोट्स पे और फटाफट से आपके लिए रीडिंग कर देता हूं फटाफट से। ठीक है, तो देखो भाई, हमने लिखा हुआ है स्ट्रिंग इज नथिंग बट एरे ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, एंड हाउ टू डिफाइन स्ट्रिंग, वही कैर एक्सटेंड। अच्छा जी, फिर वही सवाल उठेगा, हाउ टू इनिशियलाइज स्ट्रिंग। तो इनिशियलाइज करने का तरीका देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं यही पढ़ देता हूँ बेटर, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखूंगा फिर वही बात है, टाइम बर्बाद होगा। तो मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। देखो हमने लिखा है कैर x3, ये 3 है भाई, साइज है। ठीक है, कैर x3 ए बी, और ये इसको हम बोलते हैं नल कैरेक्टर। ठीक है, दिस इज नोन एज नल कैरेक्टर। ओके, तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल बात है। आप इंटीजर का एरे आपने डिफाइन करा इंट x3, तो आप उसको कैसे इनिशियलाइज किया करते थे, यहाँ पे हम 3 नंबर दे देते थे, है ना। मतलब इंटीजर ले लेते थे कोई भी, लाइक दिस, इस तरह से हमने इनिशियलाइज कर दिया। तो एरे ऑफ कैरेक्टर भी तो ऐसे इनिशियलाइज होगा, इसमें क्या कोई नई बात थोड़ी है। तो एरे ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या होगा, आप कैरेक्टर कांस्टेंट डालोगे। यहाँ पे आपने इंटीजर कांस्टेंट डाले थे, तो अब आपको कैरेक्टर कांस्टेंट डालने पड़ेंगे। तो कैर x3 आपने लिखा, तो अब आपके मन में आएगा कि सर हम ऐसे लिखते हैं ना, कोई भी कैरेक्टर लिख लेते हैं, ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया ए, ये हो गया कोई बी, और यहाँ पे मैं ऐसे कुछ डी डाल देता हूँ। बट नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे। हम लोग जो भी लास्ट कैरेक्टर होगा ना, उसको हम लोग नल लिखेंगे। ठीक है, तो लास्ट कैरेक्टर जो भी आपको देना होगा, मतलब जब भी आप कोई स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करवा रहे हो, तो लास्ट कैरेक्टर शुड बी नल। ये नल कैरेक्टर रिप्रेजेंट कराने का तरीका है बैक स्लैश जीरो, लाइक दिस। तो बैक स्लैश जीरो की एस्काई वैल्यू एक्चुअली जीरो होती है, ये बात ध्यान रखना। तो आप प्लीज ये मत बोल देना कि सर जीरो है तो फिर आप जीरो विद इन ऐसे सिंगल कोट लिख दो ना भाई, नहीं भाई नहीं, प्लीज ये सब आपको पता होना चाहिए। जब मैं आपको कैरेक्टर डेटा टाइप पढ़ा रहा था, डेटा टाइप्स के मेरे वीडियो देखो सी लैंग्वेज के, उसमें मैंने सारा अच्छे से आपको समझाया था। ये इसकी एस्काई वैल्यू 48 होती है भाई, प्लीज ध्यान रखना। ये 49 होता है, ये 50 होता है, एंड सो ऑन। डिजिट्स भी तो एज ए कैरेक्टर चल सकते हैं ना। जीरो लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो जीरो ही है, वन लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो वन ही है। लेकिन अगर आपने जीरो विद इन सिंगल कोट्स लिख दे तो वो 48 होता है, मतलब ये जीरो एज ए कैरेक्टर चल रहा है, और इसकी स्काई वैल्यू 48 होती है। प्लीज याद आ रहा होगा आप लोगों को, नहीं याद आ रहा तो प्लीज मेरे कैरेक्टर डेटा टाइप के वीडियो देखो, मैंने वहां एक्सप्लेन किया था। वन के लिए 49 होता है, टू के लिए 50 होता है, एंड सो ऑन। तो प्लीज जीरो विद इन सिंगल कोट मत लिख देना, बैक स्लैश जीरो विद इन सिंगल कोट लिखना है, तब उसका मतलब स्काई वैल्यू जीरो होता है। ठीक है जी, तो इसकी बजाय अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा ना, तो इसकी बजाय आप जीरो भी लिख के भाग सकते थे, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इसकी स्काई वैल्यू तो जीरो ही है, घुमा फिरा कर किसने बनना तो जीरो ही है, तो आप जीरो लिख दो। पर वही बात है, नंबर लिखोगे यहाँ पे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको लगा है कि ये कैरेक्टर का हम एरे बना रहे, तो यहाँ पे नंबर्स वगैरह क्यों घुसा रहे हो या इंटीजर्स क्यों घुसा रहे हो, वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए फिर बैक स्लैश जीरो से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो बैक स्लैश जीरो एक्चुअली में है क्या, स्काई वैल्यू जीरो ही है और कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो हर एक स्ट्रिंग हमेशा एंड नल से होता है, तो नल कैरेक्टर इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द एंड ऑफ स्ट्रिंग। ऐसा क्यों होता है, थोड़ी देर में इसका आंसर आ जाएगा, 2 मिनट पेशेंस रखो, मैं अभी सब कुछ क्लियर कर दूंगा। आपको ये सब सिंपली अभी माइंड में फिट करके रखना है कि क्या होता है भाई कैरेक्टर में, जो भी हम स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, तो लास्ट कैरेक्टर शुड बी नल। ठीक है जी, तो बस वही चीज देखो मैंने यहाँ पे फटाफट आपको दिखा रखी है, कैर x3 ए बी, और यहाँ पे हमने लास्ट में नल डाला हुआ है। तो लास्ट जो कैरेक्टर होगा वो नल जरूर होगा ही होगा। तो मतलब स्ट्रिंग इज ऑलवेज टर्मिनेटेड विद नल। ठीक है, या स्ट्रिंग इज नल टर्मिनेटेड, ऐसे भी आप बोल सकते हो, जैसे आपका मन करे। लिख देता हूं भाई लाइन, है ना, ये कंफ्यूज ना करे आप लोगों को। स्ट्रिंग इज ऑलवेज नल टर्मिनेटेड, स्ट्रिंग इज ऑलवेज नल टर्मिनेटेड। नल टर्मिनेटेड मतलब लास्ट कैरेक्टर इसका नल जरूर होगा ही होगा। नल टर्मिनेटेड इन सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग हमेशा नल टर्मिनेटेड होता है। ठीक है, प्लीज इसको नोट करके रख लो भाई अच्छे से। ठीक है, मैंने गंदा गंदा लिखा है, प्लीज मैंने पढ़ दिया आपके लिए, प्लीज इसको लिख लेना, स्ट्रिंग इज ऑलवेज नल टर्मिनेटेड इन सी लैंग्वेज। ठीक है जी, चलो ठीक है जी, ओके। अब देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, नोट करके देखो। हेयर बैकस्लैश जीरो इज कॉल्ड नल कैरेक्टर एंड एवरी स्ट्रिंग इज ऑलवेज एंडेड विद नल एंड इट्स स्काई वैल्यू इज जीरो, ये मैंने अभी आपको बता दिया। Hence string of size 3 can store only 2 characters। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आपने 3 लेंथ का स्ट्रिंग डिफाइन किया है या साइज 3 डिफाइन किया है, तो 3 इसमें कैरेक्टर नहीं आ सकते भाई, 2 ही आ सकते हैं, आखिरी वाला हमेशा नल ही रहेगा। तो ऐसे अगर आपने कैर x10 डिफाइन किया है, ये देखो भाई, अगर आपने डिफाइन करा कैर x10,
तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा कितने कैरेक्टर डाल सकते हो, 9 ही डाल सकते हो, क्योंकि 10th कैरेक्टर तो आपको नल लेके चलना ही पड़ेगा, इसका कोई वे आउट नहीं है, ठीक है। तो 10th कैरेक्टर विल बी दिस ओनली, ऑलवेज ये फिक्स रहेगा। 9 कैरेक्टर्स जो आपका मन करे आप वो डाल देना। आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो अब देखो एक तरीका और है हमारे पास, जैसे ये तो हो गया सिंपल, जैसे हम एरे पढ़ रहे थे, जो आपने एरे पढ़ा है, इंटीजर एरे पढ़ा है ना भाई, इंटीजर में हम लोग ऐसे डाला करते थे नंबर, तो कैरेक्टर का तो कैरेक्टर कांस्टेंट डाले तो हम ऐसे डाल रहे थे, है ना। एक बड़ा ब्यूटीफुल तरीका और है स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने का, तो वो देखो मैंने, ये देखो मैंने दिखा रखा है आपको, डबल कोट्स में लिख दो कुछ भी, ठीक है। तो जो भी डबल कोट में लिखते हो तो वो एज ए स्ट्रिंग कांस्टेंट चलता है, ये देखो मैंने लिखा भी है, फिर ए बी विद इन डबल कोट इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो जो आपने ये लिखा है ना भाई, ये देखो मैं छोटा करके दिखाता हूं आपको, जो आपने ये लिखा था, ये और ये एकदम इक्विवेलेंट बातें हैं भैया ना। सी लैंग्वेज में चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ, स्ट्रिंग कांस्टेंट है ना भाई ए बी, इसके आगे भी एक नल जुड़ा हुआ है, प्लीज ये बात ध्यान रखना, ऐसे मत सोचना कि इसमें नल नहीं है, इसमें भी नल है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट, इसलिए तो मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि दोनों एग्जैक्टली इक्विवेलेंट बातें हैं, जैसे मर्जी बोलो, बिल्कुल सेम टू सेम है ये। तो मतलब ए बी विद इन डबल कोट्स, एक किस्म से इसमें भी आखिरी में नल जरूर है, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। रफली मैंने समझा दिया, एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन एग्जैक्टली देखोगे तो फिर वही बात है, ये एक्चुअली इक्विवेलेंट नहीं है, यहाँ पे तो हम लोग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इसके अंदर डाल रहे हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है, तो मैंने आपको शायद पॉइंटर्स में समझा रखा है। ए बी का मतलब यहाँ पे क्या है, यू कैन से जो डबल कोट्स में हम लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि ये कहीं बनता है, ये कहीं मेमोरी में बनेगा और उसका बेस एड्रेस यहाँ पे आएगा। तो आप इसको ए बी मत पढ़ो, आप इसको पढ़ोगे 2000, जैसे सपोज करो, मैं आपको समझा देता हूँ, ये देखो, जैसे ये देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये नल हो गया, तो ये कैरेक्टर, ये जो स्ट्रिंग है ये कहीं मेमोरी में बना होगा। सपोज कर लो लोकेशन का एड्रेस था जी 2000, इसका था 2001 और इसका था 2002, तो बेस एड्रेस क्या है भाई 2000 है। तो यहाँ पे ऐसे समझो कि ए बी डबल कोट में है ही नहीं, यहाँ पे 2000 है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कैर x3 इज इक्वल टू 2000। तो जब कंपाइलर में हम ये चीज लिखेंगे, तो मतलब जो भी हम ये लिखेंगे सी लैंग्वेज में, तो कंपाइलर क्या करेगा, 2000 लोकेशन पे जाएगा, ए और बी जो भी हमारे पास ये जो भी मतलब यू कैन से कैरेक्टर्स थे, ये उठा करके स्ट्रिंग के अंदर कॉपी पेस्ट कर देगा। तो ये बेसिक मीनिंग है यहाँ पे जो एग्जैक्ट चल रहा है, ठीक है। वही बात मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो डबल ये ध्यान रखना भैया, धोखा होता है आंखों का, ये सब मैं आपको वैसे बता चुका हूँ। प्लीज मेरे पॉइंटर्स की प्लेलिस्ट देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। ए जैसे सपोज करो आपने ये लिखा ए बी सी विद इन डबल कोट, ये आपको आंखों से दिख रहा है ए बी सी विद इन डबल कोट, एक्चुअली यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे बेस एड्रेस आया होगा, ये कहीं स्ट्रिंग मेमोरी में बना होगा, उसका बेस एड्रेस आया होगा। सपोज कर लो बेस एड्रेस 2000 था, तो यहाँ पे ये है ही नहीं, इसको सोचो ही मत कि सोचो 2000 है, इसको आपको रीड कैसे करना है 2000, ठीक है। आई थिंक याद आ रहा होगा सब लोगों को, सब चीजें मैंने बता रखी हैं। प्लीज यहाँ पे मैं एक्चुअली पॉइंटर्स में घुसना नहीं चाह रहा, नहीं तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा, वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं इसको इतना खींचना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। बेसिक आइडिया आई थिंक आप लोगों को लग चुका है, तो क्लियर हो गया सब लोगों को। कैर x3 जब हम लिखते हैं तो ए बी कहीं मेमोरी में बना होगा, बेस एड्रेस होगा जो भी 2000 वो यहाँ आ गया होगा, और वही बात है फिर जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा भाई 2000 लोकेशन से ए और बी जो भी यहाँ पे कैरेक्टर थे उनको उठा करके यहाँ पे एक्स में डाल देगा। आई थिंक समझ में आ गया सब लोगों को। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे तो हमने सीधा सीधा लिखा है और सीधा सीधा इसके अंदर चला गया है, ठीक है जी। तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को, मतलब एक्चुअली में ये इक्विवेलेंट नहीं है, दिखने में एक जैसे है, मतलब इन द सेंस आउटपुट दोनों सेम देंगे, आउटपुट में कोई परेशानी नहीं आएगी, आउटपुट दोनों का सेम आएगा, और इसलिए मैंने इनको इक्विवेलेंट कह दिया। बट इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो थोड़ा से अलग है ये दोनों। आई थिंक क्लियर हो गया सब लोगों को। तो अब आगे से याद रखना, स्ट्रिंग कांस्टेंट को स्ट्रिंग कांस्टेंट देखने नहीं है, ये नजरों का धोखा होता है, इसका एड्रेस समझा करो यहाँ पे आप लोग, ठीक है। और ये इसका मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बहुत डिटेल मैंने पॉइंटर्स में बोली है, पॉइंटर्स एंड स्ट्रिंग का टॉपिक देखना, पॉइंटर्स की प्लेलिस्ट उठा के देखना, उसमें पॉइंटर्स एंड स्ट्रिंग के बारे में मैंने बताया था, वहां पूरा डिटेल नॉलेज मैंने आप लोगों को दे रखी है, ठीक है जी। ओके जी, तो ठीक है, तो ये ए बी को हम स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। चलो ठीक है जी, अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उन क्वेश्चंस का हम लोग आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो कैर x10 abcd printf परसेंटेज डी x of 6, मैंने x of ये 6 लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ जी बताओ भाई x of 6 क्या प्रिंट करेगा। सिंपल बात है, अभी कैर x10 आपने लिखा abcd, तो पहली बात तो ये समझो 10 यू कैन से अगर हम कैरेक्टर 1 बाइट का लेते हैं तो x10 आपने लिया था तो 10 बाइट्स मेमोरी एलोकेट होगी है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ जी ठीक है। तो देख लो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी, 10 बाइट्स होगी मेमोरी। अच्छा जी, इसमें आपने क्या लिखा है एबीसीडी, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या है, वही बात, एबीसीडी का मेमोरी में बना होगा, उसका बेस एड्रेस यहाँ पे आया होगा, और जब हम इसको रन कर रहे होंगे प्रोग्राम को तो एबीसीडी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एक्स में चला गया होगा, ठीक है जी। तो हमने यहाँ लिख लेते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एबीसीडी। अब मैंने आपको बताया था आखिरी में नल जरूर होगा ही होगा, तो हम यहाँ पे नल लिख लेंगे ऐसे। और जो बाकी बचे हुए हैं ये आपको एरे से याद आ रहा होगा, हम बाय डिफॉल्ट सारा जीरो भर लिया करते थे, तो ये भी ध्यान रखना, बाकी सारे के सारे नल हो जाएंगे। ये लिखने का तरीका है अभी बैकस्लैश जीरो एज ए नल, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक्चुअली में आप
ऐसे खाली जीरो लिख के भी भाग सकते हो, बट वही बात बार बार समझा रहा हूँ, खाली जीरो लिखोगे तो वो एज ए इंटीजर ट्रीट हो, इंटीजर ही है वो, ट्रीट क्या होगा, है तो सब कुछ इंटीजर ही, इंटीजर लगेगा, बट आपको थोड़ा ब्यूटीफुल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कैरेक्टर की कहानी कर रहे हैं, बीच में नंबर घुसा दिए तो वो ब्यूटीफुल नहीं लगता, इसलिए मैं बैकस्लैश जीरो डालता जा रहा हूँ। बट बैकस्लैश जीरो कुछ है ही नहीं, एक्चुअली में ये है तो जीरो ही है ना। तो ये एज ए कैरेक्टर हम देख रहे हैं और ये एज ए इंटीजर हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि सारा कुछ इंटीजर ही होगा ना। ये बार बार मैं समझाता रहता हूं आपको। ए ये क्या लिखा है भाई आपने, ए विद इन सिंगल कोट, तो कैरेक्टर कांस्टेंट है, तो क्या कंपाइलर ये कंप्यूटर को समझ में आएगा ए विद इन सिंगल कोट? कुछ भी उसको समझ नहीं आना, तो सिर्फ नंबर समझ में आता है, 0 और 1। क्यों समझ में आता है 0 और 1? क्योंकि सारा कुछ अल्टीमेटली है तो लॉजिक गेट सी एंड और नॉट, ये सभी तो बना हुआ है। तो वही वही बात है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ करंट वाली बात है, तो सब कुछ 0 या 1 ही होना चाहिए, मतलब सब कुछ बाइनरी होना चाहिए। बाइनरी मतलब सब कुछ नंबर होना चाहिए, नंबर होगा तभी तो उसका बाइनरी बनेगा। जैसे कोई भी डेसिमल नंबर लिखा उसको आप बाइनरी करोगे ना भाई, तो यहाँ पे इसके लिए भी तो कोई ना कोई डेसिमल नंबर होना चाहिए, तो इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में स्टोर करवा पाएंगे। तो इसके लिए नंबर होता है, आपको याद आ रहा होगा 65 एस का ही वैल्यू। तो वही बात है, ये सिर्फ धोखा है नजरों का, कैपिटल ए सिंगल कोट में कुछ नहीं है, ये 65 ही है। तो वही बात है, बैकस्लैश जीरो कुछ नहीं है भाई, ये कैरेक्टर कांस्टेंट हमने दिया है, पर एक्चुअली में ये ट्रीट एज ए जीरो ही होगा, मतलब इसकी स्काई वैल्यू जीरो ही होगी। तो अब आपको मेन बात जो मेरे को समझानी थी वो आपको क्लियर होगी कैर एक्सटेंड एबीसीडी, तो एबीसीडी का ही मेमोरी में बना होगा, एड्रेस आया होगा एंड सो, वो सब कहानी तो मैं कर चुका हूँ। मेन बात क्या है, जो एक्स नाम के एरे था उसमें ये कुछ नजर आएगा आपको, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये सब नजर आएगा आपको एक्स नाम के एरे में। तो शुरू में कैरेक्टर 4 है एबीसीडी, बाकी सारे के सारे नल बैठे हैं, ठीक है जी। तो अब आपने x6 प्रिंट कराया तो देख लो भाई 0 1 2 3 4 5 6, 6 क्या प्रिंट होगा? ऑब्वियसली नल प्रिंट होएगा, है ना। तो अब वही बात है, अब प्लीज ध्यान रखना, नल एज ए कैरेक्टर हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो नल एज ए कैरेक्टर एक्चुअली क्या है, कुछ नहीं है, दैट इज नथिंग। तो कुछ भी स्क्रीन पे नहीं आना चाहिए, कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए। बट जब आप कंपाइलर में इसको कंपाइल करोगे तो कंपाइलर डिपेंडेंट आउटपुट आएगा इसका। तो जैसे टर्बो सी कंपाइलर में करते हो तो ब्लैंक स्पेस आ जाता है ना। और किसी कंपाइलर में देखोगे तो शायद कहीं डॉट प्रिंट हो सकती है रेड कलर की। आप ऑनलाइन कंपाइलर सर्च करोगे तो मैंने अभी कंपाइल करके देखा भी था, ये वीडियो बनाने से पहले मैंने चेक किया था, रेड कलर की डॉट आई थी। तो वही बात है, अलग अलग कंपाइलर का अलग अलग आउटपुट है, बट एक्चुअली में जो स्टैंडर्ड बात है वो ये है, स्काई वैल्यू जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग नथिंग इज देयर। तो कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए था एज ए कैरेक्टर। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर इतना जरूरत नहीं है इसको मार गोली, इतना रिक्वायर्ड नहीं है ना। बट वही बात है, ब्लैंक स्पेस अब बात उठी है तो मैं कर लेता हूँ। ब्लैंक स्पेस की एक्चुअली में स्काई वैल्यू होती है 32। तो आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो, ये देखो आप क्या करना, प्रिंट एफ, ठीक है, परसेंटेज सी कराना 32, तो ये प्रिंट ये ब्लैंक स्पेस प्रिंट कर देगा आपके लिए, ठीक है। तो स्काई वैल्यू 32 है भाई ब्लैंक स्पेस के लिए, स्काई वैल्यू जीरो नहीं है। तो अगर आपने प्रिंट एफ परसेंटेज सी जीरो प्रिंट करवाया तो मतलब जीरो एज ए स्काई वैल्यू आप लेके चल रहे हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर देखना चाहते हो तो कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए। बट वही बात है, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा तो उसके लिए कंपाइलर अलग अलग अपना अपना आउटपुट दे रहे हैं, तो उसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड बात तो ये है कि नथिंग शुड बी प्रिंटेड, ठीक है। थिंक क्लियर होगा, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया। अच्छा एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, कई की बारी शायद आपको कंफ्यूजन ना कर दे, परसेंटेज सी कॉमा 13 कराओगे ना आप 13, ये 13 होता है जी कैरेज रिटर्न बैकस्लैश आर। तो ये सब चीजें मैं आपको एस्केप सीक्वेंसेस में पढ़ाऊंगा, ये एज ए एंटर समझ लो, ठीक है। जब एंटर की आप दबाते हो तो इट्स जस्ट लाइक एंटर की, तो मतलब कर्सर आपका नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाएगा, और मतलब नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है जी। तो बैकस्लैश आर इज एंटर की, तो 13 उसके लिए। तो 13 ब्लैंक स्पेस नहीं है प्लीज, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है। जब मैं ऑप्शनल क्लास में पढ़ाता था तो बच्चे मेरे से पूछते थे कि सर 13 होता है ब्लैंक स्पेस? नहीं भाई, 13 ब्लैंक स्पेस नहीं होता, 32 ब्लैंक स्पेस होता है। 13 इज फॉर कैरेज रिटर्न, दैट इज एंटर की, ठीक है। तो सिंपल बात मैं इतनी बोलूं, जैसे आपने लिखा, ये देखो जैसे आपने लिखा प्रिंटफ एबीसी, एबीसी प्रिंट करवाया स्क्रीन पे और परसेंटेज सी साथ लिख करके यहाँ 13 लिख देना, तो आउटपुट कैसा आएगा भाई, एबीसी तो आएगा, कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन पे होगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जो मैंने लिखा है दिस इज नथिंग बट आउटपुट विल बी सिमिलर टू प्रिंटफ एबीसी बैकस्लैश एन, मतलब न्यू लाइन के लिए। तो इट्स जस्ट लाइक दैट ओनली, ठीक है। वही बात है, डिफरेंसेस होते हैं। तो कैरेज रिटर्न बैकस्लैश एन ये सब क्या है, ये सब एस्केप सीक्वेंसेस हैं। तो ये सब चीजें मैं आपको एस्केप सीक्वेंसेस के टॉपिक में क्लियर करूंगा, अभी सारी खिचड़ी बन जाएगी, मैं नहीं घुसना चाह रहा, बट पता नहीं मेरे मन में आया तो मैंने आप लोगों के साथ बातें करती हैं, ठीक है जी। तो प्लीज ध्यान रखना इन सब चीजों का, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को समझ में आएगा कुछ नहीं आएगा, नथिंग विल बी प्रिंटेड। हाँ, परसेंटेज डी x6 कराओगे तो ऑब्वियस बात है, नल के कॉरस्पॉन्डिंग आप परसेंटेज डी मतलब इंटीजर प्रिंट करवा रहे हो। तो इंटीजर तो भाई आपको पता ही है क्या प्रिंट होना है, जीरो, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक दैट ना, ये आपको पता होगा, ये तो मैंने खैर काफी बार आपको क्वेश्चंस भी कराए थे। जैसे अगर आपने लिख दिया प्रिंट एफ परसेंटेज डी
कॉमा ए विद इन सिंगल कोट। तो इसका आंसर क्या आता था 65। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको पता लग जाता था कि कैपिटल ए के कॉरस्पॉन्डिंग एस का वैल्यू 65 है। तो अब आपको यहाँ पे ये भी समझ में आ चुका है कि \0 जो हमने लिखा है उसकी एस का वैल्यू 0 है। ठीक है, यहीं से आपको समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। कैर x3 इज इक्वल टू ABCD परसेंटेज सी x1 है। प्लीज ये ध्यान रखो भाई, 3 कैरेक्टर का आपने एरे डिफाइन किया है, साइज इसका 3 है और यहाँ पे आपने 4 कैरेक्टर दे दिए, तो वही बात है, एरर आएगा क्या, टू मैनी इनिशियलाइजर्स। ये सब आपको मैंने काफी बार बता रखा है। आप एरे के मेरे वीडियो देखो, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। रादर जो पार्ट 1 बनाया था मैंने, 1D एरे का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट बनाया था, आप उसमें चेक करना, मैंने सारा समझा रखा है आपको। टू मैनी इनिशियलाइजर्स करके एरर आ जाएगा। सीधी सी बात है, याद रखने का तरीका मैंने बताया था, 2 लीटर के बर्तन में 3 लीटर पानी तो आता नहीं, ओवरफ्लो होता है, तो वही कहानी यहाँ पे भी होगी। ठीक है, तो ये सिंटेक्स एरर है, प्लीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कैर x10 x इज इक्वल टू ABCD printf परसेंटेज C, x6। तो ये क्या प्रिंट कराएगा, देखो भाई अब ये ध्यान रखना भाई, कैर x10 आपने कैरेक्टर एरे डिफाइन करा है x10 मतलब 10 साइज का, और x इज इक्वल टू आप ये लिख रहे हो। अब प्लीज ध्यान रखना भाई, ये सब चीजें मैंने आपको पहले बता रखी है। आप मेरे पॉइंटर एंड स्ट्रिंग का वीडियो देखना, पॉइंटर्स की प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है, पॉइंटर्स इन सी की प्लेलिस्ट अलग से है, आप उसको चेक करना। उसमें मैंने एक वीडियो बना रखा है पॉइंटर्स एंड स्ट्रिंग करके, उसमें मैंने सारा डिटेल समझाया था, बट स्टिल क्वेश्चन उठा तो मैं बात कर लेता हूँ। x भाई नेम ऑफ एरे होता है, नेम ऑफ एरे इज कांस्टेंट पॉइंटर टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे। अब वो कांस्टेंट पॉइंटर है, आप उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसलिए ये एक एरर मैसेज आएगा। और एरर क्या आएगा भाई, एल वैल्यू रिक्वायर्ड। एल वैल्यू मतलब वेरिएबल रिक्वायर्ड, आर वैल्यू मतलब कांस्टेंट रिक्वायर्ड। ये सब बातें मैंने आपको बता रखी है, पॉइंटर की प्लेलिस्ट उठा के देख लेना। तो एरर क्या आएगा भाई, एल वैल्यू रिक्वायर्ड। एल वैल्यू रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि हमारे को एक वेरिएबल चाहिए था बट आपने कांस्टेंट दे दिया। दिस इज अ कांस्टेंट पॉइंटर। ठीक है, नेम ऑफ एरे इज कांस्टेंट पॉइंटर टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे, और आप उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार समझाया भाई, एबीसीडी आपकी नजरों का धोखा है, ये कुछ है ही नहीं। ऐसे समझो एबीसीडी कहीं मेमोरी में बनेगा, उसका बेस एड्रेस यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे बेस एड्रेस आया होगा 2000, तो आप इसको देखो ही मत एबीसीडी, आप इसको देखो 2000। तो 2000 आप एक्स में डालना चाह रहे हो, तो मतलब आप चाहते हो कि एक्स नाम का जो एरे है, देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, वही बात है, नाना करते करते मेरे मन में आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। ये देखो भाई, ये पूरा एरे होगा 10 बाइट का, रफली मैंने बनाया है, इसका नाम x है, और x जो होता है कांस्टेंट पॉइंटर होता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे का। ठीक है जी, अच्छा जी, अब अगर आपने यहाँ पे ये लिखा है x इज इक्वल टू 2000, इसका मतलब क्या हुआ, 2000 मैंने एज्यूम करा कि 2000 लोकेशन पे मेरा ये एबीसीडी नाम का स्ट्रिंग बना है, एबीसीडी और आखिरी में एक नल भी जरूर होगा। तो 2000 लोकेशन होगी, 2001 2 3 और 4। ठीक है जी, तो दो बेस एड्रेस होता है जो जहाँ पे भी मेमोरी में बना होगा ये स्ट्रिंग कांस्टेंट, उसका बेस एड्रेस रिटर्न हो जाएगा। तो बेस एड्रेस मतलब स्टार्टिंग एड्रेस, तो यहाँ पे 2000 आ जाएगा। तो अब डायरेक्टली आप ये कहना चाहते हो कि जो x नाम का जो पॉइंटर था, जो कि फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था, वो यहाँ पे आकर के पॉइंट करने लगे, जो कि बिल्कुल बात गलत है। ये कांस्टेंट पॉइंटर है, इसको चेंज हम लोग नहीं कर सकते। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को, तो इसलिए ये एरर मैसेज आएगा। तो एरर क्या आएगा, एल वैल्यू रिक्वायर्ड। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, छोटा कर देता हूँ, नोट डाउन कर लो, कुछ डाउट है तो प्लीज आप देख लेना। ठीक है, जरा जरा सा जो भी मैंने कुछ कुछ लिखा है आप इन सब चीजों को नोट डाउन कर लो। ठीक है जी, अब हम आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ टू इनपुट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को इनपुट कैसे कराएं, है तो सिंपल एरे ही ना, है ना, मतलब एरे ऑफ कैरेक्टर इज अ स्ट्रिंग, तो एरे की तरह भी आप इनपुट करा सकते हो। तो डायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे सपोज कर लो आपने कैर x10 डिफाइन किया, तो आप लिख सकते थे, अब मैं वही बात है, वेरिएबल वगैरह डिफाइन नहीं करूंगा, टाइम पास होगा, आप अपने आप कर लेना, मैं सिर्फ लॉजिक दिखा रहा हूँ। i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 8, i प्लस प्लस, और आप यह बोल सकते हो scanf परसेंटेज c एम्परसेंड एक्स आई, क्योंकि है तो एरे ऑफ कैरेक्टर ना, तो हर एक एलिमेंट एक एक कैरेक्टर है ना भाई इस एरे में, तो उन कैरेक्टर्स को आप इनपुट करवा लो, जनरल जैसे हम नॉर्मली लूप से कराते थे एरे को इनपुट, वैसे ही करा लो। और जो लास्ट वाला होता है वो आपको पता है हमेशा नल होता है। तो आप यहाँ पे जब ये पूरी लूप कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद आप लिख देना x9 इज इक्वल टू नल, लाइक दिस, दैट्स इट। या इसकी बजाय आप सिंपली ये भी लिख सकते थे x9 इज इक्वल टू 0, एक ही बात है, जो आपका मन करे वो लिख लो। ठीक है, तो एक किस्म से हमने 10 एलिमेंट्स का एरे, कैरेक्टर एरे हमने इनिशियलाइज कर दिया इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो 9 तो हमारे पास चले जाएंगे सीधे, और जो 10th होगा वो हम इस तरह से उसको नल से इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि लास्ट हमेशा नल होगा। कारण क्या है नल होने का, वो अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, अभी सिर्फ 2 मिनट पेशेंस रखो। इतना समझ में आ गया। ठीक है जी, अच्छा जी, ये सब करने की बजाय ना, सी लैंग्वेज आपको एक बड़ा अच्छा ऑप्शन देती है, ये सब टेंशन मत लो, आप सीधा ऐसे लिखो scanf परसेंटेज एस कॉमा एक्स, लाइक दिस। तो इस तरह से भी आप अपना कीबोर्ड से इनपुट करा सकते हो स्ट्रिंग को, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों को। अच्छा जी, और एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, देखो मैंने scanf करवाया और यहाँ पे एम्परसेंड नहीं डाला, देख पा रहे हो, नो एम्परसेंड,
क्यों नहीं डाला एम्परसेंड? क्योंकि आपको याद आ रहा होगा, मैंने पॉइंटर्स में समझाया था आपको, नेम ऑफ एरे इज कांस्टेंट पॉइंटर, तो डायरेक्टली ये किस्म से एड्रेस ही है, एड्रेस है ना भाई एरे का, और आपको एड्रेस ही पास करना होता था स्कैनफ फंक्शन में, तो आपने एड्रेस ही पास किया, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फर्स्ट क्लास चलेगा ये, ठीक है, बिना एम्परसेंड के चल जाएगा आराम से, क्योंकि x इज व्हाट 2000 ना, तो अगर आप x को, ये सब प्लीज याद आ रहा होगा आप लोगों को, मेरे से बार बार मत बुलाओ, पॉइंटर एंड स्ट्रिंग का वीडियो देख लो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों को, ठीक है जी। तो एम्परसेंड लगाने की यहाँ पे हमारे को जरूरत नहीं पड़ती, हाँ बट अगर आपने लगा दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को, क्योंकि वही बात है, उसने भी तो 2000 ही देना है, मेन बात तो आपको एड्रेस चाहिए भाई, है ना, एम्परसेंड एक्स, अगर आपने ऐसे भी लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारा अरे इनपुट मतलब जो भी स्ट्रिंग था वो इनपुट हो जाएगा, ठीक है, मतलब एम्परसेंड लगाओ ना लगाओ, इट हार्डली मैटर्स टू मी, ठीक है, आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि x ने भी 2000 देना है, एड्रेस ऑफ x ने भी 2000 देना है, बट x ये जो 2000 है ये क्या है जी, पहले एलिमेंट का एड्रेस है, और एड्रेस ऑफ x क्या है, पूरे एरे का एड्रेस है, सब याद आ रहा होगा, मैं यहाँ पे बार बार चीजें रिपीट करूंगा ना, वीडियो बहुत लंबा होगा और बिल्कुल टाइम वेस्ट होगा, मैं नहीं चाहता ये सब करना, पॉइंटर एंड स्ट्रिंग का वीडियो देख लो, वहां पे सारा क्लियर हो जाएगा, पॉइंटर एंड 1D एरे का वीडियो देखो, पॉइंटर एंड 2D एरे का वीडियो देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे बार बार वो सब रिपीट नहीं करना चाहता, क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, ठीक है जी, ओके जी, तो ये तरीका हो गया जी इनपुट करने का स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा एक तरीका और होता है मेरे पास, आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गेट एस एक्स, मतलब गेट स्ट्रिंग, और ये डिफाइन होता है जी स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में, स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में ये हमारा फंक्शन गेट एस डिफाइन होता है, क्लियर हो गया सब लोगों को, तो गेट एस एक्स भी हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, छोटा कर देता हूं, आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। डिफरेंसेस होते हैं स्कैनफ और गेटएस में, वो मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा 2 मिनट में, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने सब लिखा हुआ है, ठीक है जी। हाउ टू प्रिंट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को प्रिंट कराने का बिल्कुल सेम तरीका है भाई, है ना, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया था वैसे प्रिंट करा सकते थे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, तो जैसे आप सिंपली लूप लगा देते हैं ना, चलो मैं लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 8, आई प्लस प्लस printf परसेंटेज सी कॉमा एक्स, दैट्स इट, सॉरी परसेंटेज सी कॉमा एक्स ऑफ, है ना, क्या लिखेंगे, एक्स ऑफ आई, ठीक है जी, एक्स ऑफ आई, दैट्स इट, बस हमारा काम खत्म हो गया, है ना, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम लोग प्रिंट कराते चले जा रहे हैं इसको, मेरे ख्याल से कोई किसी को इस चीज में प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एकदम प्लीज आराम से इसको नोट डाउन कर लो, तो किस तरह से प्रिंट कराएंगे इस तरह से हम लोग करा सकते हैं, है ना, तो ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ पे जैसे स्कैनफ करवाया था बिल्कुल वैसे मैंने प्रिंट करा लिया, तो इससे मैंने पूरा डिफाइन नहीं किया, आप समझ पा रहे होगे, कैर एक्स टर्न आप ऊपर लिख सकते हो, स्कैनफ मतलब डायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो 3 लाइन है ना भाई, है ना, ये 3 लाइनें यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आप लिख सकते हो, मतलब आपने सॉरी ये चारों के चारों लाइनें, सॉरी फॉर दैट, चारों लाइनें पूरी पूरी कॉपी कर लेना, तो आपने कीबोर्ड से इनपुट करवा लिया और उसके बाद आपने इसको प्रिंट करवा लिया, तो ये प्योर एरे स्टाइल हो गया, प्योर एरे स्टाइल, ठीक है, बट वही बात है, स्ट्रिंग इज अ स्पेशल एरे ना, एरे ऑफ कैरेक्टर इज स्ट्रिंग, तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल तरीका से स्कैनफ करने का था, ऐसे प्रिंटफ का भी है, तो आप चाहो तो इस लाइनों की बजाय आप लिख सकते थे प्रिंटफ परसेंटेज एस कॉमा एक्स, तो अब प्लीज ये ध्यान रखना, प्रिंटफ में जब भी आपने परसेंटेज एस लगाया होता है तो क्या होता है, प्रिंटफ पीछे जाके देखेंगे हम लोग क्या है यहाँ पे, तो ये क्या है भाई, एक्स नेम ऑफ एरे, नेम ऑफ यू कैन से एरे ऑफ कैरेक्टर या नेम ऑफ स्ट्रिंग, तो कहीं ना कहीं स्टोर हुआ हो, मतलब उसका एड्रेस है ना, यहाँ पे नेम ऑफ एरे इज कांस्टेंट पॉइंटर टू फर्स्ट एलिमेंट, यू कैन से डायरेक्टली एड्रेस है हमारे पास जहाँ पे एरे हमारा स्टार्ट हुआ, तो मान लेते हैं 2000 लोकेशन से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो आपने क्या लिखा हुआ डायरेक्टली प्रिंटफ परसेंटेज एस कॉमा 2000, तो अब क्या बोलोगे, परसेंटेज एस देखने का मतलब क्या होता है, प्रिंटफ फंक्शन क्या करेगा, ये सब प्रोग्रामिंग ऑलरेडी हो रखी है, हमारे को करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर 2000 लोकेशन से शुरू करेगा और तब तक कैरेक्टर्स प्रिंट कराता जाएगा जब तक इसको नल ना मिल जाए, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आखिरी कैरेक्टर नल भरना है, अब आपको समझ में आया होगा, इतनी देर से मैं बोल रहा था कि लास्ट कैरेक्टर नल, लास्ट कैरेक्टर नल, तो क्यों नल भरना है वो अब आपको कारण समझ में आ रहा होगा, और आप भरो या ना भरो अपने आप सी का कंपाइलर आपके लिए भर देता है लास्ट में नल, है ना, जैसे आपने सिंपल ये देखो जैसे एबीसीडी लिखा था तो अपने आप से पीछे नल आ गया था अपने आप, है ना, वही बात मैं यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना, इसीलिए मतलब रीजन मैंने आपको दे दिया, इसलिए हम लोग नल डाल रहे हैं, कारण क्या है भाई, प्रिंटफ परसेंटेज एस कॉमा एक्स, सब प्रिंटफ की सारी मेन प्रॉब्लम है, मतलब यू कैन से प्रिंटफ को इसीलिए इंप्लीमेंट करने के लिए सब किया गया है, मतलब जब आप परसेंटेज एस लिखते हो तो परसेंटेज एस देखते ही पीछे भागोगे प्रिंट कराने के लिए, मतलब कहां से शुरू करना है, स्ट्रिंग प्रिंट कराना, परसेंटेज एस मतलब स्ट्रिंग प्रिंट कराना है, कहां से शुरू करना है, आप बोलोगे जी यहाँ पे जो आपने एड्रेस दिया होगा वहां से शुरू करना है,
तो एक्स में आपको बार बार समझा रहा हूँ, नेम ऑफ एरे, नेम ऑफ एरे इज कांस्टेंट पॉइंटर टू फर्स्ट एलिमेंट। तो डायरेक्टली अगर हमारा एरे 2000 लोकेशन से शुरू हुआ होगा तो ये 2000 बोल देगा, एक्स मतलब 2000 है। ठीक है, तो अब आप क्या बोलोगे, 2000 लोकेशन से शुरू करना, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्ट्रिंग प्रिंट कराते चले जाना जब तक नल ना मिल जाए। तो अब आप सोच लो, अगर आपने नल नहीं डाला तो आगे की मेमोरी लोकेशंस पे भी जंप करते जाओगे। आगे की मतलब जो आपकी मेमोरी लोकेशंस है ही नहीं, जो आपको एलोकेटेड भी नहीं है, आप वहां पे जंप करते करते वो सब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट कराते चले जाओगे, तो सारा कुछ गार्बेज आ जाएगा स्क्रीन पे। इसलिए नल डाला जाता है ताकि हम लोग अपना प्रिंटिंग कराना बंद कर सके। तो प्रिंटफ एक किस्म से लूप की तरह काम करता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट कराता चला जाएगा जब तक नल ना मिल जाए, और जैसे ही नल मिलता है ये रुक जाता है। बात आगे समझ में सब लोगों को? प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना भाई सब चीजों का। ठीक है जी, तो ये हो गया जी प्रिंट कराने का तरीका। ठीक है, हाँ, और प्रिंट कराने का एक तरीका मेरे पास और है, हम लोग लिख सकते थे पुट एक्स लाइक दिस ऑल्सो। ठीक है, तो क्या डिफरेंसेस है प्रिंट एफ पुट एस, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में क्लियर करूंगा। बहुत बेसिक बेसिक सी बातें मैं अभी क्लियर कर दूंगा आपको। लिखा हुआ होगा सामने, फटाफट पढ़ लूंगा तो थोड़ा सा टाइम आसान हो जाएगा, नहीं तो यहाँ लिखूंगा तो टाइम बर्बाद है कुछ नहीं। चलो ठीक है, नोट डाउन करो फटाफट। ठीक है, जो थोड़ा बहुत आपको ठीक लग रहा है नोट डाउन कर सकते हो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कर लिया? चलो ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे, ये देखो ये सब तो ठीक है, ये तो हमने वो रफ स्लाइड थी। हाँ जी, ये देखो अब क्वेश्चन आया हमारे सामने, कैर एक्सटेंड स्कैनफ परसेंटेज एस कॉमा एक्स, इनपुट आपने क्या डाला है, एबीसी स्पेस डीईएफ, और जब आप प्रिंट ऑफ परसेंटेज एस करके स्ट्रिंग को प्रिंट कराओगे ना, आउटपुट आएगा जी एबीसी। ये डीईएफ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि स्कैनफ में स्पेस किस तरह करता है, नेक्स्ट वैल्यू डालने के लिए। ठीक है, तो मतलब एंटर दबाओ या स्पेस दबाओ, बात बराबर होती है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे सपोज करो आपने लिख दिया स्कैनफ परसेंटेज डी कॉमा एक्स, सॉरी कॉमा एम% एक्स कॉमा एम% वाई, तो आपने ऊपर दो इंटीजर ले रखे थे एक्स और वाई। ठीक है जी, आपने उनको इनपुट करवाना है कीबोर्ड से। तो अब जैसे देखो, आपने एक्स की वैल्यू डाली 2, स्पेस दबा करके वाई की वैल्यू डाल दो 3, तो ये फर्स्ट क्लास चलेगा। ऐसा नहीं है कि 2 स्पेस 3 एक एज इंटीजर है, स्पेस का मतलब इंटीजर थोड़ी होता है, समझ रहे हो? मतलब स्पेस का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि हम नेक्स्ट इंटीजर इनपुट करवा रहे हैं। तो डायरेक्टली स्पेस स्कैनफ कैसे रिकॉग्नाइज करता है, नेक्स्ट वेरिएबल इनपुट कराने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है जी, तो या तो एंटर दबा दो या स्पेस दबा दो, और कॉमन सेंस की बात है भाई, इंटीजर 2 स्पेस 3 को इंटीजर थोड़ी है, स्पेस तो कैरेक्टर है, इंटीजर थोड़ी है। ठीक है जी, तो डायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ, चाहे स्पेस दबाओ चाहे एंटर दबाओ, स्कैनफ कैसे ट्रीट करता है इसको, नेक्स्ट वेरिएबल इनपुट कराने के लिए। अब मेन बात क्या होगी, देखो एबीसी तो ठीक है जी, एबीसी परसेंटेज जैसे आपने किया था तो एबीसी तो आ गया, जैसे आप स्पेस दबाओगे तो डीएफ नेक्स्ट वेरिएबल में जाने की कोशिश करेगा, जो कि कहीं है ही नहीं, तो ये उड़ जाएगा हवा में, मतलब ये कहीं यूज नहीं हो पाया। ठीक है, खैर चलो छोड़ो, इतनी डिटेल में हम नहीं जाते, इसका क्या होगा क्या नहीं होगा उसको मारो गोली। मैं आपको बस सिंपल इतनी बात कहना चाहता हूँ, एबीसी जो होगा वो एक्स में जाएगा, बाकी डीएफ नहीं जा पाएगा, क्योंकि आपने स्पेस दबा दिया। स्पेस दबाने का मतलब नेक्स्ट वेरिएबल इनपुट करवाना होता है, और स्कैनफ में आपने कोई वेरिएबल दिया नहीं, तो ये इनपुट नहीं होने वाला, ये कहीं ऐसे हवा में उड़ जाएगा जो भी आपने लिखा होगा। ठीक है जी, अच्छा जी, अब जैसे ही आप एंटर दबाओगे मतलब प्रिंट ऑफ करवाने की कोशिश करोगे, तो एबीसी आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो डायरेक्टली मैं कहना चाहता हूं, स्कैनफ स्पेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, बट अगर आप चाहते हो कि स्पेस भी रिकॉग्नाइज होए, तो उसके लिए हमारे पास गेट एस नाम का फंक्शन होता है। तो ये डिफरेंस आ गया गेट एस और स्कैनफ में। ठीक है जी, तो गेट एस एक्स कराओगे, अगर आपने यहाँ स्कैनफ की बजाय गेट एस एक्स करवाया होता और आपने इनपुट करवाया होता ए बी सी स्पेस डीईएफ, एबीसी स्पेस डीईएफ, और प्रिंट एफ आप अपना आराम से जो चला रहे थे वो चला लो, प्रिंट एफ परसेंटेज एस कॉमा एक्स, फर्स्ट क्लास आपके पास आउटपुट आएगा जी एबीसी स्पेस डीईएफ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये मत बोलना प्रिंट एफ के स्पेस को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, प्रिंट एफ तो करेगा। प्रिंट एफ को क्या, मैंने बार बार समझाया था, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट कराना जब तक नल ना मिल जाए। अब स्पेस नल नहीं होता भाई, स्पेस की इसका वैल्यू 32 है, मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में समझाई है, ये तो फर्स्ट क्लास प्रिंट कराएगा, इसको क्या टेंशन है। क्लियर होगी सब लोगों को बात? तो स्कैनफ की बजाय आप गेट एस लगा सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, गेट एस लगाने से फायदा ये होता स्पेस रिकॉग्नाइज हो जाता। ठीक है जी, चलो इसको नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करता हूँ। कर लिया नोट डाउन? चलो हाँ जी, तो अब देखो मैंने गेट एस और स्कैनफ में फर्स्ट क्लास डिफरेंसेस लिखे हैं, फटाफट से मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। गेट एस सिर्फ इनपुट करने, स्ट्रिंग को इनपुट करने के काम आता है, ये किसी भी डेटा टाइप के लिए यूज होता है। स्कैनफ आप इंटीजर भी कराते हो, कैरेक्टर भी कराते हो, फ्लोट भी कराते हो, स्ट्रिंग भी कराते हो, सब करा सकते हो। इससे सिर्फ इनपुट स्ट्रिंग होंगे और कुछ नहीं हो सकता।
ठीक है, मतलब जनरल हो गया, ये स्ट्रिंग स्पेसिफिक है और ये डिफाइन भी, हाँ चलो वो लिखा हुआ है, आगे पढ़ देता हूँ। ठीक है, तो स्पेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, मैंने अभी आपको समझाया, बट स्कैनर स्पेस को रिकॉग्नाइज नहीं करता। ये डिफाइन का, ये मैं पॉइंट अभी बोल रहा था कि स्ट्रिंग डॉट एच में है और ये stdio.h हेडर फाइल में, ये आपको पता होगा। गेट एस स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में, स्कैनर stdio.h हेडर फाइल में। अच्छा जी, ओनली वन स्ट्रिंग एट ए टाइम, प्लीज ये बात ध्यान रखना। ये एक बारी में सिर्फ एक स्ट्रिंग इनपुट करा सकता है, दो तीन नहीं करा सकता। मतलब गेट एस एक्स करा लो, गेट एक्स वाई करा लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट गेट एस एक्स को वाई कराओगे तो ये नहीं चलने वाला। ठीक है, मतलब एक बारी में एक स्ट्रिंग इनपुट करवाएगा। बट स्कैनफ से आप एक से ज्यादा भी इनपुट करा सकते हो। आप लिख लो ना, स्कैनफ परसेंटेजेस एक्स को वाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, दो कराओ, तीन कराओ, चार कराओ, जितने आपको कराने आप करा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो समझ गए ना। तो आई थिंक अब हाँ, ये बात भी आपको क्लियर हो रही होगी। अगर आपने यहाँ लिखा ए बी सी, जैसे पहले लिखा था स्पेस डी एफ, तो ए बी सी जाएगा एक्स में, डी एफ जाएगा वाई में। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है जी, ओके। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन गेटएस एंड स्कैनर। अच्छा, और पुटएस और प्रिंटएफ में भी डिफरेंसेस होंगे, वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रखे हैं। ये देखो, पुटएस और प्रिंटएफ में ये डिफरेंसेस हैं। तो ये पहले तो वही बेसिक बात आ जाएगी। पुटएस ये सिर्फ स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकता है स्क्रीन पे, ये किसी भी डेटा टाइप के लिए। प्रिंटएफ आप इंटीजर प्रिंट करा सकते हो स्क्रीन पे, कैरेक्टर प्रिंट करा सकते हो, फ्लोट प्रिंट करा सकते हो, जो कराना है कराओ। बट पुटएस सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग आउटपुट करा सकता है और कुछ नहीं। ये स्ट्रिंग प्रिंट करा सकता है स्क्रीन पर, कुछ नहीं। ठीक है जी। अच्छा, प्लीज ये बात ध्यान रखना, कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे कर्सर सेम लाइन में रहता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, जैसे आपने लिखा पुटएस, ठीक है, जैसे आपने लिखा पुटएस एक्स, कोई स्ट्रिंग होगा, उसको आप प्रिंट कराने के लिए ऐसे लिखोगे पुटएस एक्स। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है जी प्रिंटएफ परसेंटेज एस बैकस्लैश एन कॉमा एक्स, लाइक दिस। ठीक है, तो मतलब कर्सर नेक्स्ट लाइन में आना ही है ना, तो नेक्स्ट लाइन में कर्सर लाने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, बैकस्लैश एन। ठीक है, तो वही चीज है, आई थिंक आप समझ गए होगे। तो प्रिंटएफ करो या पुटएस करो, बात बराबर है। बट प्रिंटएफ जब आप कराओगे तो बैकस्लैश एन के साथ करना, तब वो एक्जैक्टली इक्विवेलेंट बनेगा पुटएस के, क्योंकि पुटएस बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन में हमारा कर्सर ले आता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को। ठीक है, ओके जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर वही बात है, ये स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में है और ये stdio.h हेडर फाइल में है। क्लियर हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर वही बात, ये भी ओनली वन स्ट्रिंग एट अ टाइम, ये एक बारी में एक स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकता है, जैसे पुटएस एक्स। ठीक है, पुटएस एक्स को वाई बिल्कुल गलत है, बट प्रिंटएफ जितने चाहो उतने स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हो। परसेंटेज एक्स को वाई है ना, जितने चाहो, चार कराने, पांच कराने, जितने स्ट्रिंग कराने आप आराम से उनको प्रिंट करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रिंटएफ। बट पुटएस सिर्फ एक बारी में एक को कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई। हाँ जी, तो प्लीज ये बात भी ध्यान रखना, हम कोई मैसेज वगैरह देना ना, वो भी स्क्रीन पे दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पुटएस। जैसे ये पुटएस एंटर टू नंबर, तो वही बात है, मैसेज आ जाएगा स्क्रीन पे, है ना। तो इट इज जस्ट लाइक सेइंग एज printf एंटर टू नंबर्स बैकस्लैश n, क्योंकि नेक्स्ट लाइन पे हमारा कर्सर आता है। ठीक है, तो बस वही बात है। अगर स्ट्रिंग की कहानी करें तो गेट एस पुट एस को यूज करोगे, थोड़ा सा आसानी रहेगी हमारे को प्रोग्रामिंग में, एज ए प्रोग्रामर हमारे को इजीनेस रहेगी, क्योंकि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर ये सब नहीं लगाना पड़ता, सीधा सीधा काम हो जाता है। पुट एस एक्स लिख के भागो, नहीं तो यहाँ पे आप परसेंटेज एक्स, ये देखो परसेंटेज एस बैकस्लैश एन, ये सब लिखोगे, उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा आई थिंक सब लोगों को। ठीक है, तो इस वीडियो में मेरे ख्याल से इतना रखना बहुत है। बाकी कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के, ये मैं आपको फंक्शंस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराऊंगा। और एक दो प्रोग्राम से छोटे छोटे से स्ट्रिंग पे, वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है जी, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।